है ना। तो क्या सीखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है ना। उसको क्या बोलते हैं हम, पावर प्लांट। तो पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, तो उसके बारे में मैकेनिकल एनर्जी का मैक्सिमम, यानी अगर पावर प्लांट की बात करो तो पावर प्लांट में ऑलमोस्ट 60-70% जॉब जो होता है वो मैकेनिकल इंजीनियर का होता है। ठीक है, तो इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट डिटेल में है, मीन्स आपको डिटेल में ये पढ़ना है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। एंड कुछ सिविल इंजीनियर का भी जॉब होता है, बट वो स्टार्टिंग में होता है इसमें कि जब पावर प्लांट स्टैब्लिश होता रहता है, मीन्स कहीं पे पावर प्लांट बैठ रहा है, लगाया जा रहा है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए सिविल इंजीनियर की जरूरत होगी। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फाइनली जो हम कोल के पास जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट करके हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दिया, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। जो यूजर है, एंड यूजर है इलेक्ट्रिसिटी का, एंड यूजर कौन है, इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक यूजर है, जैसे हम लोग है, घर वगैरह हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक है। देन आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। देन उसके बाद आपको एंड यूजर कौन सा है, जैसे आपको रेलवे है, रेलवे आजकल सारे इंजन ऑलमोस्ट इंजन इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है, तो रेलवे उसका एंड यूजर हो गया। तो ये सारे लोगों को आपको क्या करना है, एनर्जी सप्लाई करना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो वो सप्लाई करने का काम मैकेनिकल इंजीनियर का नहीं होता है। मैकेनिकल इंजीनियर का काम है प्रोडक्शन का, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, उसके बाद उसमें अलग अलग सेक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देन ये ट्रांसमिशन होता है, वो सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर में आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी आप ऑलमोस्ट मान सकते हो 30% जॉब। अब बाकी 10% में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर वगैरह होते हैं, जो उसमें इंस्ट्रूमेंटल यूज कंट्रोल सिस्टम वगैरह जो लगाया जाता है, तो उसको देखभाल के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर वगैरह रखा जाता है। ठीक है, एंड बहुत ही कम पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम एंड कंप्यूटर वगैरह का तो शायद नहीं रहता है, बट बेसिकली ये मैकेनिकल जॉब है। इन 60% वैकेंसी जो आती है उसमें 60% जॉब जो होता है मैकेनिकल का रहता है, 30% इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड 10% में बाकी सिविल एंड ऑलमोस्ट सारे। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से करना है इस सब्जेक्ट को। तो मैं बता रहा था यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन, तो कौन कौन सी एनर्जी अवेलेबल है जिसको हम इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, हेलो। यस सर, ठीक है। तो आवाज आ रही है क्लियर? यस सर, आ रही है सर, बस थोड़ा ठीक है, तो कौन कौन सी एनर्जी है मैक्सिमम जो इंडिया में इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है, किस थर्मल पावर प्लांट, किस पावर प्लांट से होता है, तो थर्मल पावर प्लांट से होता है, पोस्ट कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। पहला मॉड्यूल में अपना है ये कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। तो ऑलमोस्ट 65% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से। मीन्स ये स्टीम पावर प्लांट होता है, इसमें जो एनर्जी इनपुट दी जाती है, एनर्जी इनपुट कौन देता है, तो कोल देता है। मीन्स फ्यूल जो यूज किया जाता है वो फ्यूल कोल है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। क्लियर हो गया? ओके, तो इसमें आपको फर्स्ट मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ना है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट का हम डिटेल पढ़ेंगे। देन लेआउट ऑफ पावर प्लांट पढ़ेंगे, यानी उस जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें अलग अलग सेक्शन होगा। बड़ी इंडस्ट्री होती है, आप लोग कहीं पे देखे हो कि नहीं थर्मल पावर प्लांट बाहर से ही? यस सर, देखे हुए हैं। यस सर, देखे हुए। कौन सा थर्मल पावर प्लांट? बरौनी सर, बरौनी थर्मल पावर प्लांट। और कोई काटी वाला बरौनी थर्मल पावर प्लांट। काटी, मुजफ्फरपुर काटी में। यस सर, बरौनी सर। बरौनी देखे हो, काटी भी बहुत सारे लोग देखे होंगे, काटी थर्मल पावर प्लांट। इधर जो नजदीक में यही सब है, बगल में ही है सर कांटी। कांटी बरौनी सर घर के बगल में ही है पावर प्लांट। अच्छा, आप कहाँ से हो? मुजफ्फरपुर से? यस सर। अच्छा,
ठीक है। तो ये जो थर्मल पावर प्लांट है, इसका आपने देखा होगा बहुत बड़ा एरिया होता है एंड उस एरिया में अलग अलग सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो उस सेक्शन के बारे में लेआउट उसी को बोलते हैं कि पावर प्लांट का कौन कौन सा जो सेक्शन है किस किस एरिया में है, तो पूरे पावर प्लांट के एरिया को डिवाइड किया जाएगा, तो उसका एक लेआउट बनेगा। जैसे आपके कॉलेज का एक लेआउट बनाया जाए तो बोल सकते हैं कि एंट्रेंस है, देन वहाँ से 500 मीटर के डिस्टेंस पे मेन स्टडी यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, एकेडमिक ब्लॉक है, देन उसके पीछे जाएंगे तो बॉयज हॉस्टल है, देन उसके पीछे स्टाफ क्वार्टर है ना। इस तरह से ये लेआउट बनेगा। तो वैसे ही क्या होता है, लेआउट पावर प्लांट का भी होता है, उसमें कोल हैंडलिंग सेक्शन होता है, देन उसके बाद ऐश हैंडलिंग सेक्शन होता है, मीन्स जो कोल बर्न होगा तो ऐश में कन्वर्ट होगा, उस ऐश को कैसे हैंडल किया जाए, उसको कहाँ स्टोर किया जाए। ठीक है, कोल जो आएगा रॉ मटेरियल जो फ्यूल है उसको कहाँ पे स्टोरेज किया जाएगा एंड उसको कैसे सप्लाई किया जाएगा, इसमें बॉयलर के अंदर, ठीक है, फर्नेस के अंदर। तो ये सारा अलग अलग सेक्शन होता है। देन बॉयलर सेक्शन होता है जहाँ पे स्टीम को जनरेट किया जाता है। देन उसके बाद आपका टरबाइन सेक्शन होगा जहाँ पे टरबाइन होगा, जनरेटर होगा। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शन होते हैं पावर प्लांट के अंदर। ठीक है, तो उसका लेआउट हमें पढ़ना है। देन सुपर क्रिटिकल बॉयलर, बॉयलर बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 2 तरह का बॉयलर पढ़ना है, सुपर क्रिटिकल बॉयलर एंड FBC बॉयलर। FBC फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर होता है। मीन्स इसमें क्या करते हैं हम, कोल को पाउडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं, देन उसको फर्नेस के अंदर हाई यानी एयर के साथ मिक्स करके उसको सप्लाई करते हैं कि इजीली बर्न हो जाए एंड ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन यहाँ पे टरबाइन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टरबाइन लिखा है, तो टरबाइन के बारे में जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा कि कितने टाइप के टरबाइन होते हैं, यानी अलग अलग टरबाइन का हमें डिटेल स्टडी नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ टरबाइन होता क्या है, पावर प्लांट में टरबाइन का काम क्या है, और डिफरेंट टाइप के टरबाइन क्या क्या यूज होते हैं, उसके ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब अपना एक चैप्टर एक और नेक्स्ट सेमेस्टर में शायद होगा, हाइड्रोलिक टरबाइंस मीन्स हाइड्रोलिक मशीन्स। तो हाइड्रोलिक मशीन्स में आपको टरबाइन का डिटेल पढ़ना है। तो यहाँ पे जस्ट टरबाइन का इंट्रोडक्शन होगा, टरबाइन का फंक्शन क्या है, क्या काम है, कितने टाइप के टरबाइन होते हैं। ओके, उसके बाद कंडेंसर एक कंपोनेंट होता है पावर प्लांट में। कंडेंसर का काम होता है कि कंडेंसर का काम पता है आप लोगों को, किसी को? यस सर। क्या करता है? कंडेंस करता है सर वाटर को सर। वाटर को कंडेंस करता है। वाटर तो कंडेंस फॉर्म में ही है, वाटर को क्यों कंडेंस किया जाए? सर किसको कंडेंस करेंगे? सर वेपर जो का है ना सर, वेपर को कंडेंस हाँ सर, करके वेपर को सर। वेपर को कंडेंस करते हैं और वो फिर पंप में आता है। एप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर सकते हो, स्टीम, है ना। वाटर को हमने हीट करके किस में कन्वर्ट किया, स्टीम में। अब उस स्टीम को स्टीम से फिर कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट करेंगे एंड फिर उसको रीयूज करेंगे, फिर से बॉयलर में उसको सप्लाई करेंगे, फिर स्टीम जनरेट करेंगे एंड फिर स्टीम को टरबाइन के ऊपर सप्लाई करेंगे एंड टरबाइन पे वो वर्क करेगा, उसको रोटेट करेगा एंड देन जो स्टीम टरबाइन से बाहर आ रहा है फिर से उसको क्या किया जाता है, कंडेंसर के थ्रू पास किया जाता है। कंडेंसर में कंडेंस हो जाता है स्टीम एंड देन अगेन वाटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देन उस अगेन वाटर को फिर से बॉयलर में सप्लाई किया जाएगा। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। आपको कंटिन्यूअस स्टीम जनरेट करना है, टरबाइन के ऊपर सप्लाई करना है, तो आप न्यू वाटर यूज नहीं कर सकते ना, उतना वाटर कहाँ से लाओगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंडेंसर यूज करते हैं एंड जो वाटर सप्लाई हो रहा है मीन्स बॉयलर में, उसी को फिर से कंडेंस करके स्टीम को कंडेंस करके सर उसमें से पानी से रिलीज होता होगा ना सर? क्या क्या सर जो पानी है वो रिसाइक्लिंग हो रहा है, तो सर उसमें तो बहुत सारा तो पानी रिलीज होता होगा। यानी मान लो जितना हमने वाटर सप्लाई किया है 2-3% उसमें से लीकेज लॉस हो गया या वेपराइज हो गया, है ना। तो मेकअप वाटर हमें सप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स एडिशनल वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन एक टरबाइन को रोटेट करने के लिए मान लीजिए आपको
500 टन पर आवर या 1000 टन पर आवर स्टीम चाहिए, एंड आप न्यू वाटर ही सप्लाई कर रहे हो कंटिन्यूसली, तो उतना वाटर लाना मुश्किल है। लेकिन 500 टन को प्रोड्यूस करने के लिए 2-4% लॉस हो जाता है ड्यू टू लीकेज या ड्यू टू वेपराइजेशन, तो उसको हम मेकअप वाटर सप्लाई कर सकते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट हुआ है ना, ठीक है। यस सर। हाँ, और दूसरा क्या है, वाटर को आप न्यू वाटर को सप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली वाटर को सप्लाई नहीं किया जाता है, क्योंकि वाटर के अंदर आप जैसे जमीन से वाटर निकाले और उसको बॉयलर में सप्लाई करोगे तो वाटर के अंदर बहुत सारे कॉन्टामिनेंट होते हैं, है ना। कॉन्टामिनेंट में सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, देन इम्प्योरिटीज होती है, तो वो सब अगर उस सीधे आपने वाटर को बिना ट्रीटमेंट के मीन्स बिना फिल्टरिंग के ट्रीटमेंट किए बगैर उसको आपने बॉयलर के अंदर सप्लाई कर दिया तो क्या इफेक्ट होगा, इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स है वाटर के अंदर वो जाकर बॉयलर में जमने लगेगा, एंड जमते जमते बॉयलर डैमेज कर देगा, बॉयलर को डैमेज कर देगा, ठीक है। तो वो भी एक है कि आप अगर जो स्टीम आ रहे हैं उसी को कंडेंस करके सप्लाई करते हो तो वो क्या है, ऑलरेडी ट्रीटेड वाटर है, फिल्टर्ड वाटर है, ठीक है ना, प्योर फॉर्म, तो उसको फिर से हमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। कंडेंसर का काम है कि कंडेंसर स्टीम को कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। देन स्टीम एंड हीटिंग रेट है कि स्टीम का रेट क्या रहेगा, मीन्स पावर प्लांट में कितने रेट से स्टीम को सप्लाई करना है, उसका हीटिंग रेट क्या है। देन सब सिस्टम ऑफ थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर बहुत सारी सिस्टम होती है, जैसे एक बॉयलर ही है तो सिर्फ आप बॉयलर को बॉयलर समझते हो, उसमें बहुत सारे एसेसरीज लगे होते हैं जो बॉयलर को कंट्रोल करेगा, स्टीम जनरेशन को कंट्रोल करेगा, स्टीम क्वालिटी को कंट्रोल करेगा। वेट स्टीम अगर हमने सप्लाई कर दिया, वेट स्टीम मीन्स ड्राई स्टीम एक होता है, एक वेट स्टीम होता है, थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़े होंगे शायद। वेट स्टीम एंड ड्राई स्टीम पता है, सुपर हीटेड स्टीम। हेलो सर, ड्राई स्टीम था, प्योर सब्सटेंस था ना आप लोग को करना शायद। यस सर था। तो प्योर सब्सटेंस में आपने पढ़ा था ना कि स्टीम उसका डायग्राम पढ़े होंगे कि इस रेंज में लिक्विड फॉर्म में होता है, देन वेट स्टीम होता है, मींस मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वाटर यानी लिक्विड होता है, उसको वेट स्टीम बोलते हैं। एंड जब पूरा वाटर वेपराइज हो जाता है तो उसको ड्राई स्टीम बोलते हैं। एंड जब वो सुपर सैचुरेटेड टेम्परेचर से ज़्यादा हमने हीट कर दिया तो उसको सुपर हीटेड स्टीम बोलते हैं। तो जनरली हमें जो टरबाइन के ऊपर स्टीम सप्लाई की जाती है वो स्टीम किस फॉर्म में होती है, सुपर हीटेड स्टीम होती है, क्योंकि अगर वेट स्टीम आपने सप्लाई कर दिया उसमें अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो ब्लेड को कोरोड करेगा, कोरोजन करेगा, मीन्स वाटर जाकर ब्लेड के सरफेस, टरबाइन का जो ब्लेड है उसके सरफेस पे वाटर आएगा, तो वाटर अगर मेटल के कांटेक्ट में रहे तो आपको पता है कोरोजन स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन वगैरह होगा, कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा, तो ब्लेड जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सुपर हीटेड स्टीम सप्लाई करनी होती है। तो इसमें बॉयलर के अंदर बहुत सारी एसेसरीज होती है, वैसे ही कंडेंसर है, कंडेंसर में भी एसेसरीज होगी। देन पावर प्लांट में एक इक्विपमेंट नहीं रहेगा, मीन्स आपको फीड वाटर सप्लाई के लिए रहेगा, मीन्स जो वाटर सप्लाई करो बॉयलर में उसको फीड वाटर बोलते हैं, तो उसके लिए एक सिस्टम बैठाना पड़ेगा, पंपिंग सिस्टम वगैरह जो फीड वाटर को सप्लाई करेगा, ठीक है। देन उसके बाद फ्यूल जो आप सप्लाई कर रहे हो फर्नेस के अंदर, मीन्स कोल वगैरह जो सप्लाई कर रहे हो, तो कोल को सप्लाई करने के लिए एक सिस्टम चाहिए, ठीक है। कोल को फर्नेस के अंदर लेकर जा रहा है तो आदमी को ले जाकर नहीं फेंकेगा ना, खोपड़ी में उठाएगा जाकर उसमें फर्नेस में कोल को फेंकेगा, ऐसा नहीं रहेगा, उसके लिए पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रहेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम। उसके बाद होता है जो कोल बर्न हो गया, कोल बर्न होने के बाद किस फॉर्म में हो जाता है, ऐश के फॉर्म में, राख के फॉर्म में हो गया, तो उस राख को भी वहां से निकालना है फर्नेस से, तो उसके लिए भी एक हैंडलिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा जिसको बोला जाता है ऐश हैंडलिंग सिस्टम। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम है जिसको हमें स्टडी करना है।
फीड वाटर आ गया, ड्रॉट सिस्टम है। ड्रॉट सिस्टम मीन्स डिफरेंट टाइप फोर्स ड्रॉट होता है, इंड्यूस ड्रॉट होता है। मीन्स जो किसी भी चीज को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना। हेलो, हाँ यस सर। ठीक है, आवाज आ रही है क्लियर? सर आ रही है, बीच बट बैक बीच में बहुत थोड़ा साउंड आ बोलते रहा रहा है करो, नहीं तो ऐसा लगता है कि सब सो गए। सर, पीछे से ना बहुत साउंड आ रहा है। सर भी अरे क्या करेंगे, यहाँ पे 4-5 लोग पढ़ाते रहते हैं। जगे हुए हैं सर। अरे मेन बात है क्वार्टर कॉलेज में है सर, हाँ कॉलेज में है अभी। कॉलेज में यहाँ पे कंपलसरी है ना, अभी कॉलेज में आकर ही लेक्चर लेना है। और आप लोग को पता है कॉलेज में जो नेट है वो एक लैब में अवेलेबल है, तो उसी की वजह से सारे लोग यहीं पे आकर लेक्चर लेते हैं, है ना। तो बैकग्राउंड थोड़ा आवाज आएगा, लेकिन मेरे आवाज पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट हो, ठीक है। तो ड्रॉट सिस्टम क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, तो डिटेल में हम पढ़ेंगे ही। ड्रॉट सिस्टम होता है सर जैसे इस सब का प्रॉब्लम्स करवाइएगा ना सर। हाँ हाँ, क्यों नहीं कराएंगे, सारे प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी हो जाता है। डिसीजन अब क्या आता है 11 तारीख के बाद। अगर ऑफलाइन होता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन में फेस टू फेस एक ये होता है, इंटरेक्शन होता है, उसमें ज्यादा समझ में भी आता है। और मुझे भी जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है मैं उस पर ज्यादा ध्यान दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी ऑनलाइन में मुझे क्या समझ में आएगा, किसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम है ऑनलाइन का। लेकिन ठीक है, आप लोग थोड़ा सा मटेरियल मैं शेयर कर दूंगा, तो उसको आप लोग पढ़ना, और जो भी डाउट होगा क्वेश्चन पूछ सकते हो बीच में, ठीक है। ओके, तो ड्रॉट सिस्टम क्या है? ड्रॉट सिस्टम एक बैठाया जाता है फर्नेस के अंदर, बॉयलर के अंदर, ठीक है। वो क्या करता है, जो कोल सप्लाई किया जा स्किन रहा है, शेयरिंग नहीं हो रहा है सर, क्या क्या स्किन शेयरिंग नहीं हो रहा है, बंद हो गया। नहीं हो रहा है फिर से? है सर, है सर, दिख रहा है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ड्रॉट सिस्टम क्या है? ड्रॉट सिस्टम जैसे एडिशनल एयर को सप्लाई करना, मीन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को सप्लाई करना किसके अंदर, फर्नेस के अंदर। क्योंकि अगर एयर सप्लाई नहीं होगा इनफ क्वांटिटी में तो क्या होगा, कोल कंप्लीटली बर्न नहीं होगा, तो फ्यूल क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए आपने कोल 1 kg सप्लाई किया एंड उसको इतना ऑक्सीजन नहीं मिला, सिर्फ 50 यानी 0.5 kg बर्न हुआ, 0.5 kg वेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये इंश्योर किया जाता है कि उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर जाए, जिसकी वजह से टोटल कोल बर्न हो जाए। तो टोटल कोल बर्न होगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा हीट मिलेगा, एंड उस हीट को आप यूटिलाइज कर सकते हो स्टीम जनरेशन के लिए, ठीक है। तो ये फोर्स्ड ड्रॉट सिस्टम होता है, एंड एक इंड्यूस्ड ड्रॉट सिस्टम होती है। इंड्यूस्ड होता है कि इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि अंदर वैक्यूम क्रिएट हो फर्नेस के अंदर, एंड बाहर से एयर अपने आप ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस सप्लाई हो। मान लीजिए इधर प्रेशर ज्यादा रहेगा तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ क्या होगा, एयर फ्लो होगा, ठीक है। तो अगर फर्नेस के अंदर प्रेशर कम हो जाता है एंड बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा, एयर अपने आप सप्लाई होगा, उसको बोला जाता है इंड्यूस्ड ड्रॉट। एंड अगर आप कोई फैन वगैरह लगाकर, ब्लोअर वगैरह लगाकर एयर को सप्लाई करते हो तो उसको बोला जाता है फोर्स्ड ड्रॉट, ठीक है। तो ये 2 टाइप की ड्रॉट सिस्टम होती है जो फ्रेश एयर सप्लाई के लिए होता है। फीड वाटर ट्रीटमेंट, फीड वाटर ट्रीटमेंट वही है, टाइम होने वाला है क्या? अच्छा, ठीक है। फीड वाटर ट्रीटमेंट क्या है, 1 मिनट में अटेंडेंस ले लेता हूँ। सर फीड वाटर ट्रीटमेंट वही होता है ना जो कंडेंसर के बाद होता है सर? कंडेंसर के बाद मतलब जो वाटर आता है कंडेंस होके वो कहाँ जाता है सर? पंप में या पंप में फीड वाटर पंप हो गया हो, ठीक है। फीड वाटर ट्रीटमेंट क्या होगा,
जो वाटर, जो फ्रेश वाटर आप सप्लाई करते हो, ठीक है, तो उसको ट्रीटमेंट sir. करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया था कि उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, Filter, sir. इम्प्योरिटीज होती है, तो उसको फिल्टरिंग जब करेंगे तक सर। हाँ ट्रीट करके उसको फिल्टर करके सप्लाई किया जाएगा बॉयलर के अंदर। अदरवाइज बॉयलर डैमेज हो सकता है, ठीक है, उसमें सेडिमेंट जमा होता जाएगा, धीरे धीरे बॉयलर का सरफेस क्या होगा, उसके ऊपर एक लेयर जम जाएगा इंसुलेटिंग मटेरियल, एंड उसकी वजह से वाटर की हीटिंग भी प्रॉपर नहीं होगी। एंड दूसरा जब कोल्ड होगा तो इसमें क्या आता है, इसमें क्रैक डेवलप होता है, उस क्रैक की वजह से हो सकता है बॉयलर डैमेज हो जाए, एंड बॉयलर की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है अगर उसके अंदर एक इंसुलेटिंग मटेरियल मीन्स ये जो डर्ट पार्टिकल्स वगैरह है, सॉलिड पार्टिकल है, ये जमा होते गए, तो इसको स्केलिंग नाम दिया जाता है। तो स्केलिंग ऑफ बॉयलर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा प्रॉब्लम है। तो फीड वाटर को ट्रीट करके ही सप्लाई किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। 1 मिनट में अटेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो है, तो ये समझ में आ गया आप लोग को। लास्ट पॉइंट इसमें मॉड्यूल 1 में है को जनरेशन। को जनरेशन क्या होता है, किसको पता है को जनरेशन? हेलो, आपने सुना है कभी को जनरेशन? हाँ नहीं सर। नहीं, ठीक है। को जनरेशन क्या होता है? एक को जनरेशन होता है, ट्राई जनरेशन भी होता है। को जनरेशन में पहले बता देता हूँ। को जनरेशन है कि जैसे स्टीम पावर प्लांट है, तो स्टीम पावर प्लांट में क्या पर्पस है? सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। स्टीम पावर प्लांट का एक ही पर्पस है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। समझ में आ गया? ठीक है, तो उसमें क्या किया जाएगा, बॉयलर के अंदर जो भी स्टीम जनरेट होगा उस स्टीम को आप टरबाइन के अंदर सप्लाई करोगे, देन टरबाइन के आगे रोटेट होगा, एंड देन उसके बाद अल्टरनेटर से कनेक्टेड होगा, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, एंड फाइनली मीन्स एक ही आउटपुट आपको मिलेगा, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, मीन्स आप उस स्टीम को दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे, एक ही पर्पस है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। लेकिन को जनरेशन में क्या होता है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, या शुगर इंडस्ट्री है जहाँ चीनी बनाया जाता है, तो वहाँ पे उनको पावर की भी रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स इलेक्ट्रिक पावर भी उसको लेना है, जो भी उसकी मशीनरीज है उसको रन करने के लिए। ठीक है, एंड दूसरा क्या है कि उसको जो शुगर का जूस होता है, या जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें भी, ठीक है, डाई वगैरह के लिए यूज करते हैं स्टीम का। तो एंड में फाइनली उनको स्टीम भी चाहिए, ये शुगर का जूस को हीट करने के लिए स्टीम चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पहले बॉयलर से स्टीम जनरेट करते हैं, एंड उस स्टीम को पहले टरबाइन के अंदर सप्लाई करते हैं, एंड देन टरबाइन में क्या होता है, पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, एंड देन टरबाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है, ये जो स्टीम निकल रही है, उसको कंडेंस नहीं करेंगे, उसको किधर सप्लाई करेंगे, जो भी उनका पर्पस है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कुछ पर्पस होगा, जैसे डाई को डाई के लिए होगा, या क्लॉथ जो बन रहा है वहाँ पे क्लॉथ में कुछ स्टीम का यूज होगा, है ना, तो उसके लिए यूज करेंगे। या मान लीजिए शुगर इंडस्ट्री है, तो शुगर इंडस्ट्री में जो जूस है, जूस को हीटिंग करने के लिए स्टीम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे दो पर्पस हो गया, उनका एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड देन अपना जो भी उनका पर्पस है इंडस्ट्रियल पर्पस, क्योंकि अगर मान लीजिए वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी प्रोड्यूस करते हैं तब भी उनको स्टीम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, उनको जूस हीटिंग के लिए या जो भी है उसके लिए आप उनको स्टीम की रिक्वायरमेंट है, तो वो स्टीम एक ही बार जनरेट कर रहे हैं, और उससे दो काम कर रहे हैं, एक तो पावर भी जनरेट किया, एंड अपना इंडस्ट्री का भी जो रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं को जनरेशन। ड्राई जनरेशन में क्या होता है कि
पावर जनरेशन भी हो, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट जो है, जो अदर काम है वो भी पूरा हो, एंड देन उससे स्टीम से कूलिंग इफेक्ट भी जनरेट करें, तो उसको बोलते हैं ट्राई जनरेशन। कूलिंग इफेक्ट कहने का मतलब जैसे आपका रेफ्रिजरेटर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, देन आपका ये एयर कंडीशनर है वो भी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना। तो आप एक ही स्टीम से क्या कर रहे हो, स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, देन उस स्टीम से और भी काम कर रहे हैं, कोई पावर जनरेट कर रहे हैं जिससे आपको कुछ मशीन को रन करना है या कुछ करना है, या मान लीजिए शुगर इंडस्ट्री का जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जूस सीटिंग के लिए स्टीम का यूज करते हैं, तो स्टीम वो भी काम कर रहे हैं, एंड फाइनली स्टीम जो है स्टीम का यूज कर रहे हैं कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे ट्राई जनरेशन। ठीक है ना। हेलो हेलो ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो है मॉड्यूल, नेक्स्ट मॉड्यूल में आपको गैस टरबाइन के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट पढ़ना है, जैसे गैस टरबाइन पावर प्लांट होता है, बेसिक न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, तो यहाँ पे पूरा ये मॉड्यूल 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट पे ही बेस्ड होगा। मॉड्यूल 2 आपका गैस टरबाइन पावर प्लांट का स्टडी है, ठीक है। मॉड्यूल 4 जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का पे बेस्ड है, मीन्स पूरा उसमें टोटल स्टडी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का करना है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पे बैठाना चाहिए, कौन से एरिया में एस्टैब्लिश करना चाहिए, ठीक है। देन इसी में ऐड किया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी डाला है, विंड, टाइडल, सोलर, ठीक है, सोलर थर्मल, जियो थर्मल, बायोगैस एंड फ्यूल सेल पावर सिस्टम, ये सारा मॉड्यूल 4 में ही है। एंड मॉड्यूल 5 जो है एनर्जी एंड इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, मीन्स जो पावर प्लांट हम बैठाते हैं तो उसका इफेक्ट इन्वायरमेंट पे भी पड़ता है, जो पर्यावरण है, तो उसका स्टडी करना है। देन पावर जो प्रोड्यूस होती है उसमें कौन कौन सी टैरिफ होती है, इकोनॉमी, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ना है कि एक यूनिट का कॉस्ट कितना होगा, जो आप पावर प्रोड्यूस कर रहे हो तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना होगा, तो एक यूनिट का कॉस्ट हम इस चैप्टर में देखेंगे निकालना, ठीक है। सीखेंगे, इसमें न्यूमेरिकल भी इसमें आएगा इकोनॉमिक्स में। तो ये आपका है, बुक्स आप रेफर कर सकते हो। ये पहला जो 2 बुक है, ये 2 बुक रेफर कर सकते हो आप, पावर प्लांट इंजीनियरिंग लक्ष्मी पब्लिकेशन का, एंड नाग पीके। वैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन ये 2 पीके नाग जो है एंड पावर प्लांट इंजीनियरिंग लक्ष्मी पब्लिकेशन, एंड दूसरा है टाटा मेगा। तो ये 2 बुक अच्छी बुक है, ये दोनों बुक आप लोग रेफर कर सकते हो पावर प्लांट इंजीनियरिंग के लिए। वैसे मैं आपको हर मॉड्यूल का नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हेलो सर, हाँ बोलो। हेलो सर, बोले इसका सॉफ्ट कॉपी बुक होगा क्या पीडीएफ में? मैं देखता हूँ सॉफ्ट कॉपी मिलता है तो मैं शेयर करूंगा, ठीक है। सर थोड़ा देखिए ना, वैसे आप लोग भी देखो ना सॉफ्ट कॉपी, दोनों बुक को सर्च करना, ये दोनों बुक अच्छी बुक है, ये दोनों बुक को सर्च करके देखना। कौन सा सर मैं भी देखता हूँ, बताइए। अगर मिलता है सॉफ्ट कॉपी तो मैं ग्रुप पे डालूंगा, ठीक है। कौन सा सर? लक्ष्मी पब्लिकेशन लाइब्रेरी में होना चाहिए, आप लाइब्रेरी से इशू करा सकते हो। या सर पीके नाग का में भी हो सकता है, हाँ लाइब्रेरी में रहेगा, ठीक है। तो ये 2 बुक में से कोई भी बुक रेफर करो। वैसे मेरा पीपीटी अगर ऑनलाइन ही